की, जिसका दूध भी हमें अमृत के समान है और जो मरने के बाद भी अपना चमड़ा दे जाती है आपको अपनी काया का, कि लो इसके भी जूते बनाकर पहन लो। और हमारे यहां लिख दिया कि तुम जब मरोगे तो भी वैतरणी पार कराने के लिए यही गऊ आएगी जिसकी पूंछ पकड़ के तुम जा सकोगे। तो धर्म और आस्था के साथ इसको इसलिए जोड़ा गया ताकि आप इसकी रक्षा करो। वास्तव में इसके साथ सारे वैज्ञानिक तथ्य जुड़े हैं और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं। एक बार वियतनाम का एक प्रतिनिधिमंडल आया था, एक संसदीय कार्य समिति के सामने उनसे बात हुई तो उनको कहा कि आपने अपने यहां गरीबी उन्मूलन कैसे किया? तो उन्होंने कहा कि पॉवर्टी एलिविएशन थ्रू काउ, हमने गाय के माध्यम से अपने देश की गरीबी दूर कर दी। तो पूछा कि कुछ विस्तार से बताओ। तो उन्होंने कहा हमने अपने हर गरीब को 1 गाय और 1 हेक्टेयर जमीन दी। 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़। उसमें वो चारा बोते थे, वहां से गाय का फॉडर आता था और गाय का पूरा दूध हमारे चिलिंग सेंटर ले लेते थे, इतना छोड़कर के उनके बच्चे पी सकें, और उसका पैसा उन्हें तुरंत मिल जाता था। और इंटरेस्ट के रूप में हम उसकी पहली बछिया ले लेते थे। हम उस बछिया को पाल के और गाय बनाते थे और गरीब को देने के लिए, और उसके बाद की अगली बछिया उसकी अपनी होती थी जो उसके घर में गाय बनाती थी। और उन्होंने कहा केवल ये चक्र चला और 1 गाय और 1 हेक्टेयर जमीन के साथ हमने पूरे वियतनाम की गरीबी दूर कर ली। और ये पूरे विश्व में माना गया है सिद्धांत के पॉवर्टी एलिविएशन थ्रू काउ। हमारे यहां शर्म आती है कुपोषण के बारे में। जब भारत अग्रणी देश होता है तो भारत के प्रधानमंत्री उसे राष्ट्रीय शर्म की संज्ञा देते हैं, लेकिन केवल कह देने से तो शर्म दूर नहीं हो जाएगी, उसके लिए कुछ करना होगा। और वो क्या करना होगा? अगर गाय के माध्यम से हम गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम शुरू कर दें, अगर गाय के माध्यम से हम एक श्वेत क्रांति ले आए तो कुपोषण भी दूर हो जाएगा। हमारे बच्चों को दूध मिलेगा, अमृत जैसा दूध, जिसका घी भी कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। 4% कोलेस्ट्रॉल है केवल गाय के दूध में, फैट 4% फैट जो कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। एक घास खा के, एक चारा खा के आपको इतने अमृत देने वाली गाय हमारे लिए पूजनीय हो गई। इसलिए कृष्ण ने पूजा की थी उसकी, इसलिए तिलक लगाया था, इसलिए हमेशा साथ में रखते थे। तो इसलिए सारे कृष्ण भक्त तो मानते ही हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहती हूं कि ये केवल हिंदू समाज की आस्था का विषय नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था के कारण से भारत के शासकों का विषय है। ये भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कारण से भारत की तमाम राज्य सरकारों का भी विषय है, और ये भारत के गरीबी उन्मूलन के कारण से भारत के अर्थशास्त्रियों का भी विषय है, और ये भारत के बच्चों के कुपोषण को खत्म करने के लिए ये महिला और बाल विज्ञान का भी विषय है। इसका बहुत बड़ा फलक है। और इसीलिए आज जब मैं प्रस्ताव देख रही थी, सारे प्रस्ताव देखे मैंने जो इनके यहां आए हैं, बांग्लादेश से तस्करी रोकने का प्रस्ताव आया है, रेल में जो गायों को चढ़ाने की अनुमति दी गई है वो अनुमति वापस ली जाए, वो अपने आप में बड़ी निर्मम और निर्दयी अनुमति है, उसका भी प्रस्ताव आया है। पाकिस्तान में गोमांस के निर्यात का भी प्रस्ताव आया है, वैसे भी गोमांस के निर्यात पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव आया। सारे प्रस्ताव देखे, एक प्रस्ताव मुझे नहीं दिखा, मुझे लगता है वो प्रस्ताव भी होना चाहिए। हर गांव में पहले गोचर भूमि होती थी, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में लिखा है, लेकिन सारी गोचर भूमि का अतिक्रमण हो गया। अब ये गोचर भूमि का अतिक्रमण क्या एक संप्रदाय के लोगों ने किया है? ये भी तो सब समाज के लोगों ने किया है। ये जो लालच आ गया है हमें, प्रकृति ने जब सृष्टि बनाई थी तो हर प्राणी के रहने की जगह बनाई थी, लेकिन आज मानव मनुष्य इतना लालची हो गया है कि जो वन्य प्राणियों के लिए वन बनाए थे उन्हें भी काट रहा है, वन भूमि भी कम कर रहा है। और जो गांवों ने अपनी संवेदनशीलता रखते हुए गायों की घास और चारे के लिए गोचर भूमि बनाई थी, हर जगह अलग अलग नए नाम से इसको कहा जाता है, हरियाणा में उसे गोचर भूमि कहा जाता है, उस भूमि का भी अतिक्रमण कर लिया। मकान बनाने की हवस, जमीन हड़पाने की हवस वो खत्म कर रही है
इन संवेदनाओं को। और यही कारण है कि जब वन्य प्राणियों की जगह ले ली जाती है, वन खाली हो जाते हैं, तो तेंदुए शहर में आने लगते हैं और शहर में आकर मानव के बच्चों को खाने लगते हैं। और जब गाय की गोचर भूमि चली जाती है तो गाय भूखी और प्यासी बद्दुआ देने लगती है। अरे गाय तो ऐसी है कि जब दूध देना बंद कर देती है उसके बाद भी वो उपयोगी और लाभकारी रहती है। अकेले उसके गोबर से अगर आप बायोगैस प्लांट बना लो तो उसका खर्चा निकल आता है। वो तो आप पर खर्चा डालती ही नहीं। एक ऐसी प्राणी है। इसलिए एक प्रस्ताव गोचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने का सभी राज्य सरकारों को निर्देशित करके, केंद्र सरकार को निर्देशित करके कि सारी गोचर भूमि का अतिक्रमण हटे, ताकि हमारी गैया हरी घास वहां खा सके, हरा चारा वहां से खा सके। इसलिए आज जो हम यहां इकट्ठे हुए हैं, केवल भाषणबाजी करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, ताली बजाकर उठ जाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, हम यहां संकल्पित करने के लिए इकट्ठे हुए। जिस समय स्वामी ज्ञानानंद जी मुझे मिले थे तो दो बातें उन्होंने रखी थी। एक तो ये कि राष्ट्रपति जी से हमें मिलवा दें, और एक संसद में मैंने उन्हें कहा था कि मैं 5 सदस्यीय समिति बनाऊंगी, गौरक्षण संसद। वो गौरक्षण हमने राष्ट्रपति जी से मिलवा दिया, गौरक्षण संसद हमने बनाई है। मैं चाहूंगी कि एक बार स्वामी जी के साथ वो बैठे, लेकिन ये गौ ज्ञान के बच्चे उसमें आ जाएं, ताकि इन गौ ज्ञान के बच्चों को हम उन एमपीज के नंबर दे देंगे, टेलीफोन नंबर्स दे देंगे कि रात को 12 बजे भी अगर आप उनको फोन करेंगी तो वो हमारे सांसद जहां आप चाहेंगे वहां फोन करके बताएंगे, और वो बड़े वजनदार सांसद होंगे। इसलिए 5 सांसदों की गौरक्षण संसद हमने बनाई है। 5 से प्रारंभ किया है। एक बार पता चल जाएगा तो कितने ही सांसद स्वयं अपने आप को ऑफर करेंगे कि बहन जी हमको इसमें जोड़िए, हमको इसमें जोड़िए, क्योंकि ये कार्य ऐसा है जिसके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। और मैंने ये कहा कि ये आज का सम्मेलन एक आंदोलन का रूप लेगा, एक बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा ये। और हम लोग अपने जीवन के कुछ ध्येय तय करते हैं। जैसे विजय खुराना जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, अब उनको गाय के अलावा कुछ सूझता नहीं। अगर बाकी लोग पूरा समय न भी दे पाए, पूर्णकालिक न भी बन पाए क्योंकि अन्य काम है, तो भी हम निमित्त जरूर बनेंगे इस आंदोलन का। इसलिए मैं आज कहने आई हूं कि ये सम्मेलन अन्य सम्मेलनों की तरह केवल भाषण करके उठ जाने का नहीं है, भाषण सुनकर ताली बजाकर उठ जाने का नहीं है, बल्कि ये सम्मेलन अपनी पीड़ा व्यक्त करने का भी है और स्वयं को संकल्पित करने का भी है। जितने प्रस्ताव यहाँ पारित होने जा रहे हैं, मैं स्वयं को उससे संबद्ध करती हूँ और उन प्रस्तावों पर संसद के माध्यम से जो कुछ करना होगा उसके लिए अपने आप को वचनबद्ध भी करती हूँ और अपनी प्रतिबद्धता आपके सामने प्रकट करने आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।